हेलो और नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने मुद्दों को लेकर जनता के पास जाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कौन से मुद्दे हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन 28 दलों का एक समूह है जिसमें कई सारी बड़ी पार्टियां शामिल हैं, जिसका मुख्य दल कांग्रेस है। वहीं पर बात करें एनडीए की, तो एनडीए प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही आगे बढ़ेगा, जैसा कि उसने 2014 और 2019 के चुनाव में किया था। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विपक्ष के पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वह जनता के पास जाने वाले हैं। विपक्ष के पास जो सबसे पहला मुद्दा है वह है इंडिया नाम। जी हां, 23 जून को जब विपक्षी दलों का गठबंधन बैठता है पटना में, तो किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में यह एकजुट हो पाएंगे। लेकिन 17-18 जुलाई को यह दल बेंगलुरु में मिलते हैं और वहां पर अपने गठबंधन का नाम देते हैं इंडिया। जैसे ही इन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया, वैसे ही भारत के चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया। उसके बाद से भारतीय सरकार इंडिया नाम का प्रयोग करना कम कर दी। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का प्रयोग किया गया। इसके अलावा G20 मीटिंग की समिट के दौरान भी भारत नाम की नेम प्लेट प्रधानमंत्री के आगे रखी हुई थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का नाम ही आने वाले चुनाव का नैरेटिव है। इसके बाद इंडिया गठबंधन की कई और मीटिंग होती है, जिसमें 3 मीटिंग बड़ी और 2 मीटिंग छोटी हुई। यहां पर अब बात करते हैं कि इन मीटिंग से क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी 3 बड़ी मीटिंग क्रमशः पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई। इसके अलावा 2 छोटी मीटिंग, एक कैंपेन कमेटी की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे घर पे होती है और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की मीटिंग शरद पवार के घर पर होती है। ऐसे में शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो न्यूज सामने आती है उसमें यह था कि कुछ एंकर्स का बायकॉट किया गया और कुछ चैनल्स का भी बायकॉट किया गया। जहां पर एंकर्स का जो बायकॉट किया गया उसमें कुछ नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, जिसमें सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, अशोक श्रीवास्तव, ये सारे ऐसे एंकर्स हैं जो कि भारत में काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि ये सभी एंकर्स गोदी मीडिया हैं और यह केवल सत्ता पक्ष की ही बात करते हैं, विपक्ष के मुद्दों को नहीं उठाते। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता इनका बायकॉट करने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और कौन से एंकर्स का बायकॉट करता है। इंडिया गठबंधन के अगले मुद्दे समाज से जुड़े हुए हैं, जहां पर पहला मुद्दा बेरोजगारी का है। भारतीय सरकार के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वह बेरोजगारी का था। इस सरकार ने रोजगार नहीं दिए, ना तो सरकारी रोजगार का प्रावधान किया और ना ही प्राइवेट में रोजगार का सृजन किया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन रोजगार को एक मुद्दा बनाएगा। इसके बाद अगला मुद्दा महंगाई का है। हाल के दिनों में जिस तरीके से खाद्य वस्तुओं का दाम बढ़ा, उसको लेकर विपक्षी दल बहुत ज्यादा हमलावर रहा है और विपक्षी दलों का यह कहना है कि हम यहाँ पर महंगाई को एक प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। और बात सही भी है, जिस तरीके से दालों के दाम बढ़े, आटा का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा, इसको लेकर जनता की कमर टूट गई है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन यहाँ पर महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा मणिपुर और नू की हिंसा को भी यह मुद्दा बनाएंगे और जनता के पास जाकर कहेंगे कि सरकार हिंसा को रोकने में असफल साबित हुई। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास यह प्रमुख मुद्दे हैं। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष के प्रमुख मुद्दों की। सत्ता पक्ष का प्रमुख मुद्दा ही है इंडिया बनाम भारत। जैसे ही विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, उसके बाद से सरकार ने इंडिया नाम का प्रयोग ही बंद कर दिया।
चाहे वह G20 समिट हो, आसियान समिट हो, इस दौरान आपने देखा कि सरकार ने इंडिया शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। यहां तक कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन को तो घमंडिया बोलते हैं, उसके अलावा इंडिया गठबंधन में जो इंडिया शब्द प्रयोग किया गया है उसकी तुलना उन्होंने PFI से कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। ऐसे में एनडीए आने वाले चुनाव में इंडिया बनाम भारत करेगा, इसको लेकर किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। इसके बाद आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सदस्यों ने सनातन पर टिप्पणी करी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री इस समय चुनावी अभियान में अब धीमे धीमे निकल रहे हैं तो वहां पर उन्होंने सनातन पर टिप्पणी करने को आड़े हाथों लिया और यह कहा कि विपक्षी गठबंधन आने वाले समय में सनातन धर्म को और बदनाम करने की कोशिश करेगा। एक बात यहां पर ध्यान रखिए कि उत्तर भारत में सबसे अधिक सीट है, ऐसे में उत्तर भारत में सनातन धर्म का अपमान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। साथ ही साथ भारतीय सरकार राम मंदिर को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। ऐसे में यह साफ लग रहा है कि सनातन का मुद्दा भी आने वाले समय में एनडीए का एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरने वाला है। इसके बाद स्पेशल सेशन नरेंद्र मोदी सरकार ने नए पार्लियामेंट को बनाया। ऐसे में नए पार्लियामेंट का उद्घाटन इस स्पेशल सेशन में किया जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने एजेंडा को तो बता दिया, लेकिन इस एजेंडा को लेकर विपक्षी गठबंधन अभी भी संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि जिन मुद्दों को यहां पर उठाया जा रहा है वह मुद्दे शीर्ष सत्र में भी उठ सकते थे। ऐसे में सरकार क्यों इस स्पेशल सेशन को यहां पर बुला रही है, इसको लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं। लेकिन सरकार ने इस स्पेशल सेशन को भी आने वाले चुनाव का एक मुद्दा बना लिया है। जिस तरीके से भारतीय सरकार ने G20 समिट को आयोजित किया, उसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भारत में और प्रगाढ़ हुई है। तो ऐसे में भारतीय सरकार आने वाले चुनाव में G20 समिट की सफलता का भी श्रेय ले लेगी। खासकर यहाँ पे G20 समिट में जिस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन सबके सहमति से आया, उसके बाद तो प्रधानमंत्री का चेहरा और शक्तिशाली माना जा रहा है। इसके अलावा इनके पास दो और मुद्दे हैं। पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर बिल और साथ ही साथ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन। यह भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय सरकार जनता के पास जाने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर विपक्षी गठबंधन की कमियां कौन सी हैं, कहां पर वह आने वाले चुनाव में फंस सकता है। यहां पर जो सबसे पहला मुद्दा है वह है सनातन पर टिप्पणी। जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कीड़े मकोड़े से की, उसके बाद डी राजा ने भी यही बात करी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दी। इंडिया गठबंधन को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर भारत के बिना आप सरकार नहीं बना सकते। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जीतना पड़ेगा और यहाँ के लोग धर्म को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। ऐसे में दक्षिण भारतीय नेताओं को हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने से पहले सोचना होगा कि कहीं अगर वह टिप्पणी जनता के मन में उतर गई तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान झेलने को मिलेगा। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने इसका खंडन भी किया, लेकिन जो डैमेज होना था वह हो चुका। ऐसे में आने वाले समय में सनातन धर्म पर टिप्पणी करने से पहले इस गठबंधन को सोचना चाहिए, वरना चुनाव में दिक्कत पैदा हो सकती है। अगला मुद्दा है भारत नाम का विरोध। जिस तरीके से इंडिया नाम रखने के बाद भारतीय सरकार ने भारत नाम का प्रयोग किया, उसके बाद से ही आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने भारत नाम का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, भारत नाम इंडिया का सबसे पुराना नाम है और ऐसे में संविधान भी कहता है कि आप इंडिया और भारत जिस नाम का चाहे प्रयोग कर सकें। ऐसे में सरकार ने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया था, लेकिन भारत इस देश का एक सेंसिटिव मुद्दा है। यहाँ के लोग भारत नाम को एक श्रद्धा के साथ लेते हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को भारत नाम का विरोध नहीं करना चाहिए और संभल कर बोलना चाहिए भारत नाम के विषय को लेकर। इंडिया गठबंधन के पास जो अगली दिक्कत है वह इनकी मीटिंग का कोई खास रिजल्ट ना आना।
आप पटना, बेंगलोर और मुंबई की मीटिंग में देखेंगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में जब कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की मीटिंग शरद पवार के घर पे होती है, उसके बाद भी अभी तक संयोजक को लेकर कोई बात नहीं आई और इनके बीच का सबसे बड़ा जो समस्या है वह है सीट शेयरिंग। इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। ऐसे में मीटिंग के दौरान किसी निर्णय पर ना पहुंच पाना इस गठबंधन की सबसे बड़ी कमी है। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी खामी है वह है आपसी तालमेल का अभाव। आपने अभी हाल में 2-3 केस देखे। पहले तो उदयनिधि स्टालिन ने जैसे सनातन पर टिप्पणी करी, उसके बाद कई सारे नेताओं ने इसका विरोध किया। इसका मतलब इंडिया गठबंधन अपने एजेंडे को लेकर फिक्स नहीं है। इसके बाद G20 समिट में जब इंडिया गठबंधन के कई सारे मुख्यमंत्री समिट में दिल्ली पहुंचते हैं, खासकर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर ममता बनर्जी का विरोध किया और आपने देखा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में टीएमसी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में नीतीश कुमार हाल के दिनों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखकर भी शक हो रहा है क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, कहीं वो एनडीए में तो नहीं शामिल होने वाले, क्योंकि उनके भी तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सदस्य थे ललन सिंह, वह भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भी इंडिया गठबंधन को सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली कलह। दिल्ली पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कलह साफ दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग को लेकर यहां पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अभी यह सीट शेयरिंग की दिक्कतें पश्चिम बंगाल और केरल में भी देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन अपनी इन कमियों को किस तरीके से पूरा कर पाता है, और अगर इंडिया गठबंधन ने इन कमियों को पूरा कर लिया तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत आसान नहीं होने वाली है। ऐसे में देखते हैं दोस्तों, आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उन चुनाव के क्या रिजल्ट होंगे, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेकर बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।